एंड मैनी ऑफ दीज आर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्रेड ही नहीं होते इजीली। एक दफा जब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं दे कैन स्टे अप टू मैनी इयर्स। वो एक दफा आ जाते हैं जब एनवायरनमेंट में तो कई सालों तक वो सरवाइव करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी दे कैन मूव फ्रॉम वन सेगमेंट टू द अदर। क्योंकि वो स्टेबल है, उनकी लाइफ लॉन्ग है, तो वो एक जगह से एक इन्वायरमेंटल सेगमेंट से दूसरे इन्वायरमेंटल सेगमेंट में या एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ट्रेवल करते हैं। इवन जो पोलर रीजन्स हैं जहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी एग्री वाली होती ही नहीं है, वहां पर भी ऐसे केमिकल्स डिटेक्ट किए गए हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं एज एग्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो वहां तक वो कैसे ट्रेवल करते हैं? बिकॉज दे आर स्टेबल, सो दे कैन ट्रेवल। वो फिर चलते चलते चले जाते हैं। तो ये इस कदर स्टेबल हैं कि इनको डिग्रेड करना डिफिकल्ट है। इवन दे आर नॉट डिग्रेडेड ओवर द ईयर्स, अल्टीमेटली दे आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। We are using these agrochemicals directly for improvement of crop yield. Means we are adding these chemicals on the food, so they become a part of food. वो फूड में एंटर हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो प्लांट से एनिमल, ह्यूमन बींग्स और इसी तरह से वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से होते हुए ह्यूमन बींग्स के अंदर आके एक्यूमुलेट होते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, हम जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है? वो पेस्ट के किसी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, या उसके किसी ऐसे मेटाबॉलिक सिस्टम को वो हिंडर कर देते हैं कि उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं चलती। तो वो या तो वो हो जाते हैं स्टीराइल, यानी कि उनकी आगे ब्रीडिंग नहीं होती, या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट इंसेक्टिसाइड का ह्यूमन बींग्स पे भी हो सकता है। बेटा आप अप्लाइड लैब में जाओ, वहां स्टूल ले आओ, फिर इस तरफ आ जाओ। हाँ, इन सब बैठ जाओ, यहाँ देख सही जगह बन जाए। That's why they are very dangerous, because their mechanism of action is similarly effective on human beings, on other animals, just like on their target. जिस तरह अपने टारगेट को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके सामने है स्क्रीन पे परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। ये पाकिस्तान का ही डाटा है, मैंने एक रिसर्च पेपर से उठाया हुआ है। तो इसमें देखें, ये पाई चार्ट की सूरत में दिखाया हुआ है कि कौन सी जो क्रॉप है वो ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो वीट के लिए यूज होता है। देन कम्स पैडी यानी कि राइस एंड कॉटन, और फिर आगे शुगर केन और पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि जो फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय क्रॉप्स, फर्टिलाइजर कैसे यूज होता है? मैक्सिमम फर्टिलाइजर वी आर यूजिंग फॉर वीट। वीट के लिए हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। देन कम्स कॉटन, ये यहाँ पे लेबलिंग मिसिंग है, ये जो पर्पल एरिया है ना, दिस इज फॉर कॉटन। सेकेंड नंबर पे जिसके लिए सबसे ज्यादा ये केमिकल्स यूज होते हैं वो कॉटन है। आपको पता होगा कॉटन पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते रहे हैं और अभी भी होते हैं, और इतना ज्यादा यूज किया गया कि अब जो पेस्ट थे वो रेजिस्टेंट हो गए, और अब जो है वो पेस्टिसाइड की बजाय किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाया जा रहा है कि उनको जेनेटिकली किसी तरह मॉडिफाई किया जाए या कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस किए जाए ताकि उनसे लाइजर्स का, दैट इज फॉर शुगर केन। उसके बाद फिर राइस, मेज और फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वीट के लिए मैक्सिमम यूज है, और वीट ही हमारी प्राइमरी फूड है। ठीक है, सो इफ समथिंग इज, सम पोल्यूटेंट इज accumulated in wheat, that comes directly into our body, वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, ये अगली एक फिगर है, इसको देखें। तो ये एक ग्राफ है जिसमें दिखाया हुआ है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और परसेंटेज कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो देखें वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, 94%। फिर एनपीके जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों हैं, वो 92%।
फिर पोटाशियम के जो सिर्फ पोटाशियम के हैं वो 83% ऑलमोस्ट हम यूज। स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स ने सारी क्लास आते ही रहना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, फर्टिलाइजर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, सॉइल को कैसे इफेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स फौरन से इफेक्ट नहीं करते, यानी कि फर्टिलाइजर ऐड किया तो फौरन हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर अच्छी खासी बफरिंग कैपेसिटी नेचर ने रखी है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाते हैं, आप जाओ बेटा अप्लाइड लाइफ से स्टूल उठा के ले आओ। नहीं, कैसे ठीक है, आप लेके आओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, जाओ ले आओ। अच्छा, तो जब कॉन्टिन्यूसली हम यूज करते रहते हैं तो फिर ओवर द टाइम चेंजेस आती है। सिर्फ अगर एक बार ऐड कर दिया उससे चेंज नहीं आएगी, लेकिन जब ओवर द इयर्स चेंज ऐड करते रहेंगे तो फिर हम उसमें चेंजेस देखेंगे। अच्छा, चेंजेस क्या होती हैं? चेंज ओवरऑल तो ये होती है कि सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? न्यूट्रिएंट बैलेंस खराब होता है। जो एक नेचर ने बैलेंस रखा हुआ है सॉइल के अंदर वो खराब होता है। फॉर एग्जांपल एनपी करने लगेगा, पोटेशियम डोमिनेट करेगा तो बाकी न्यूट्रिएंट्स को सप्रेस करेगा। वो अवेलेबल भी होंगे तो प्लांट्स उनको अपटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस खराब होता है। फिर ये कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सॉइल में एक्यूमुलेट होते जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, ये शायद पड़ी हो, तो उनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं। जो फर्टिलाइजर्स बनाने के रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं दे कंटेन हैवी मेटल्स। अल्टीमेटली फर्टिलाइजर के अंदर भी वो हैवी मेटल्स आती हैं। जब हम कॉन्टिन्यूसली फर्टिलाइजर्स ऐड करते जाते हैं तो क्या होगा? वो मेटल सॉइल में एक्यूमुलेट होती जाएगी। दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह जो हम बार बार पेस्टिसाइड्स ऐड करते चले जा रहे हैं तो वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बड़ी अमाउंट इनकी एक्यूमुलेट हो जाती है सॉइल के अंदर। अच्छा, सॉइल स्ट्रक्चर खराब होता है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो इफेक्ट होता है। और हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सॉइल। सोडियम और पोटेशियम ही जब एक्यूमुलेट होता जाता है तो सॉइल जो है वो सोडिक होती जाती है, यानी कि उसकी जो पीएच है वो चेंज होती जाती है। With deterioration of soil, it is difficult to obtain high quality and efficient products. उसमें से yield लेना possible नहीं रहता। Continuous use of acid forming nitrogen fertilizers cause a decrease in soil pH. Basic use of fertilizer in the soil leads to an increase in pH. कुछ fertilizers ऐसे हैं जो soil में जाके acidic reactions में involve हो जाते हैं। Ultimately अगर continuously उनको use करते रहेंगे तो soil pH low होती जाएगी। On the other hand, some fertilizers are those which are involved in basic type of reactions. वो अगर ऐड करते continuously use करते जाएंगे तो pH इंक्रीज करती जाएगी। और आपको पता है कि ऑप्टिमम रेंज से जब पीएच नीचे या ऊपर जाएगी तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होगी। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैज अ बेसिक इफेक्ट। नाइट्रेट के जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं वो पीएच को इंक्रीज करते हैं, जबकि यूरिया और अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स आर एसिड फॉर्मिंग, वो पीएच को लो करते हैं, ठीक है। तो जिसका भी कॉन्टिन्यूस यूज करते जाएंगे वो उसी तरफ ले जाएगा सॉइल की पीएच को। अगर नाइट्रेट टाइप यूज करते जाएंगे तो पीएच बढ़ती जाएगी, अमोनियम और यूरिया टाइप ऐड करते जाएंगे तो पीएच लो होती जाएगी। और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लाइन होती जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये भी एक स्टडी की गई, ये तुर्की की एग्जांपल है, इन द प्रोविंस ऑफ राइस। अच्छा, प्रोविंस ऑफ राइस में क्या हुआ? अमोनियम सल्फेट वाज कंटिन्यूअसली यूज्ड टू फर्टिलाइज द टी। टी वहां पे काश्त होती है, पत्ती, तो वो उसको अमोनियम सल्फेट कंटिन्यूअसली दिया गया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि सॉइल की एसिडिटी बढ़ती गई और 85% of the territory now has dropped below pH 4। अब वो जो एरिया है जहां पे टी कास्ट होती थी, 85% एरिया जो उसकी पीएच बिलो 4 हो चुकी है। दैट इज वेरी मच क्रिटिकल, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। इतनी लो पीएच पे तो जो नॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं सॉइल के अंदर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी तुर्की की है, ये एक दूसरा रीजन है नेवशायर के नाम से, नेवसिहार, सिहिर पढ़ेंगे, नेवसिहिर शायद पढ़ेंगे। अच्छा, ओवर द लास्ट 25 इयर्स इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन की गई पोटैटोज के लिए, और पीएच इतनी ज्यादा लो हो गई, बिलो 2 तक पीएच डिक्रीज हो गई। तो इस तरह अगर कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाएंगे इस टाइप के फर्टिलाइजर्स, तो पीएच डिक्रीज करती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, दे आर इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ नेचुरल साइकिल्स, जैसे कि राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो दे कैन नॉट सर्वाइव एट दिस पीएच, और अल्टीमेटली जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी खराब होगा, और जो वहां पे हम क्रॉप यील्ड लेने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पीएच। तो जब पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगी, यानी कि अराउंड न्यूट्रल नहीं रहेगी, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, मजीद ये कि फर्टिलाइजर्स जो हम ऐड करते हैं उसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो वेस्ट होता है, और बहुत स्मॉल पार्ट होता है जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, उसमें से कुछ तो ऐसा होता है कि जो सॉइल में ही रह गया, और कुछ ऐसा होता है जो अगर वाटर, इरिगेशन का वाटर आता है या रेन आती है, तो वाटर के साथ वो डिजोल्व होके लीच आउट हो जाता है। अच्छा, इस तरह से क्या होता है, वो नियर बाय वाटर बॉडीज का भी पार्ट बन जाता है, नाइट्रोजन लीच आउट हो रही है, नाइट्रेट्स वाटर के साथ जा रहे हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो नियर बाय कोई वाटर बॉडी है वहां पे जाके वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी वाटर के अंदर उनका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे नाइट्रेट्स का जब लेवल इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल किसी वाटर बॉडी में इंक्रीज करता है, या इवन अगर प्लांट्स को हम एक्सेसिव नाइट्रोजन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तो क्या होता है, नाइट्रेट्स अगर हम खाएं या एनिमल्स खाएं, तो वो हमारे इंटेस्टाइन और ये जो हमारा डाइजेशन ट्रैक है, इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचुरली हमारे अंदर ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स में भी। अच्छा, जब नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ने क्या करना था, ऑक्सीजन को बाइंड करना था और उसको सप्लाई करना था, लेकिन नाइट्राइट जब कंबाइन हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। और ये अगर इसका लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है तो ये बहुत डेंजरस है, अगर इसका हाई लेवल हो जाए इट कैन लीड टुवर्ड्स डेथ, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। डेथ बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी, वो हो नहीं पाई। नाइट्रेट आए, नाइट्रेट्स नाइट्राइट में कन्वर्ट हुए हमारे अपने माइक्रोबियल की माइक्रोब्स की वजह से, और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ने उसको बाइंड कर लिया। अच्छा, और नाइट्रेट पीछे कहां से आए, जो हमने एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन की, मजीद 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 हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते गए, वो चाहे वाटर बॉडी में आ गए, वो वाटर कंज्यूम कर लिया हमने, या वो प्लांट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, हमने वो फीड ले ली या फूड ले ली, तो अल्टीमेटली ये सिचुएशन हो सकती है। ये एनिमल्स के साथ भी हो सकती है और ये ह्यूमन बींग्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो था कुछ फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट आर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, these are substances or mixture of substances which are intended for preventing, destroying or controlling any pest। जो हम पेस्ट को भगाने के लिए या मारने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें क्रॉप्स में तो यूज करते हैं, हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। जैसे मच्छरों को भगाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे होते हैं, उसको कॉकरोच को भगाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड, टॉक्स और पता नहीं क्या क्या कौन से टॉक्स हम यूज कर रहे होते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी के हैं। और कभी आप फील करके देखें, जब आप स्प्रे बहुत ज्यादा करें और आप उस एरिया में थोड़ी देर तक रुके तो क्या हालत होती है, वहां नहीं रुका जा सकता। ये है कि चले स्प्रे करके कुछ देर के लिए छोड़ दे, निकल जाए उस जगह से, जब मच्छर वगैरह मार जाए, फिर मैं तो पंखा चला देती हूँ ताकि स्प्रे है ना वो भी फिर उड़ जाए, विंडोज खोलें, उसकी एरेशन हो प्रॉपर, फिर बंदा वहां पर जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह वो इंसेक्ट के लिए हार्मफुल था, इसी तरह वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो ये वो मिलते हैं लोशन और क्या होता है वो जो हाथों पे लगा लेते हैं, हाँ, इस तरह के जो ये मिलती है ना चीजें, वो भी केयरफुली यूज करनी चाहिए।
उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और छोटे मोर्टीन भी, हाँ, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जरूर केयर करनी चाहिए। बात ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों के ना हाथों पे माए लगा देती हैं कि चले इनके हाथों को ना काटे, लेकिन वो मुंह में डाल लेते हैं। इस वजह से जो है ना, ये इस चीज की केयर करनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स बिल्कुल उसी तरह हमारे ऊपर भी अफेक्ट कर सकते हैं जिस तरह के वो अपने टारगेट पे करते हैं। वो भी ऐसे ही है, उसमें से भी फ्यूम्स जो निकलते हैं वो टॉक्सिक ही हैं। जाहिर है वो उनके लिए टॉक्सिक है, तो वो भागे जा रहे हैं। तो ये है कि लेवल डिफरेंट होता है उससे। चलो हो सकता है कि स्लो स्लो रिलीज होता रहे, जब आप स्प्रे करेंगे आप एकदम हैवी डोज देंगे, ये लेवल फर्क हो सकता है, बाकी उसमें है सिमिलर ही। अच्छा, पेस्टिसाइड जो है इसके अंदर हेर्बिसाइड्स भी आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट, एनिमल रिपेलेंट, फंगिसाइड्स, लेकिन सबसे जो कॉमन है इसमें वो हर्बिसाइड्स हैं जो एग्रोकेमिकल्स में यूज किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो ये पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उसमें 80% हर्बिसाइड्स होते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड्स जो है ना, ये क्यों यूज किए जाते हैं? ये इसी जो प्रीवियस सेंचुरी है ना, उसमें ही ये ज्यादा यूज किए गए हैं, और प्रीवियस सेंचुरी में ही ये एहसास भी हो गया था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उनको आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। In one study, it was estimated that for every $1 that is spent on pesticide for crops can yield up to $4. यानी कि अगर हम $1 पेस्टिसाइड बनाने पे लगाते हैं तो हम $4 उससे अपनी क्रॉप की यील्ड में कमा सकते हैं। इस वजह से ये स्टार्ट किया गया और इसको अभी तक यूज किया जाता है। 95 to 98% of spray pesticides reach a destination other than their target species. मोस्टली पेस्टिसाइड्स कैसे अप्लाई करते हैं? स्प्रे की फॉर्म में, और उसमें से 2 to 5% होता है जो एग्जैक्टली अपने टारगेट को टारगेट करता है। 98 to 95% कहीं और जाता है। कहीं और कहाँ जाता है? दूसरे इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स में, सॉइल में चला जाता है, एयर में चला जाता है, नियर बाय जो प्लांट्स हैं उनको इफेक्ट करता है, अगर बर्ड्स हैं उनको इफेक्ट करता है। यानी 98 to 95% जो है दैट इज डायरेक्टली पोल्यूटेड, 2 to 5% is used on the target। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की भी एक मेजर अमाउंट जो है वो वेस्ट में जाती है, पोल्यूटेंट बनती है, और स्मॉल अमाउंट यूज होती है। पेस्टिसाइड की तो बहुत स्मॉल अमाउंट यूज होती है, बिकॉज दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो डायरेक्टली स्प्रे करते हुए ही उनमें से बहुत सारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, और जो वेस्ट हो जाता है इट मीन्स कि इट इज एडेड इन द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स में आ गया, जाता नहीं है वो कहीं भी। अच्छा, केमिकली पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड डिफरेंट तरह के सिंथेटिक केमिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इनमें क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्लोरीनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, और आपको पता है कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है एरोमेटिक, दे आर वेरी स्टेबल, उनको डिग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं, या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं जो एज पेस्टिसाइड यूज होते हैं। कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स को भी यूज किया जाता है, और कुछ कार्बामेट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? दे इंटरफेयर विद नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द पेस्ट। जिस टारगेट के ऊपर यूज करें वो उसके किसी ना किसी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं। मे बी दे आर इंटरफेयरिंग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, maybe they are interfering with some mechanism where some protein formation is going on। हो सकता है कि बॉडी में कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई एंजाइम बन रहा है, वो उसको इंटरफेयर कर दे, एंजाइम नहीं बनेगा, आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली हो सकता है पेस्ट जो है वो स्टीराइल हो जाए, या पेस्ट जो है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो जिस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेस्ट के लिए एक्टिव है, इसी तरह से ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉसिबल है। अच्छा, जब पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट सॉइल तक जाती है, बाकी कुछ एयर में चला जाता है, कुछ इधर उधर बर्ड्स को इफेक्ट करता है। तो 1962 में एक खातून थी जिसने ये फील किया कि बर्ड्स कम होते जा रहे हैं। जब ये पेस्टिसाइड यूज होना भी शुरू हुए थे, डीडीटी उसमें बहुत ज्यादा यूज होता था, यहाँ पाकिस्तान में भी डीडीटी बहुत ज्यादा यूज होता था। कुछ सालों पहले मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता था, लेकिन अब तो ये बैन है। तो उसने फील किया कि बर्ड्स की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, तो फिर उसने बुक लिखी थी, खातून का नाम था रॉशल कैरसन। रॉशल कैरसन ने बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रेइंग। ये फर्स्ट इनिशिएटिव था टू अवेयर अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड।
वो ये पहली रिटर्न जो थी वो एक काविश थी उस खातून की, जिसने ये एहसास दिलाया कि जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं इनकी वजह से इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, जो नेचर ने इकोसिस्टम बनाया है हमारा वो डैमेज हो रहा है, बर्ड्स जो है उनकी तादाद कम होती जा रही है। अच्छा, ये जब बुक उसने लिखी थी तो जो सरमायाकार थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था पेस्टिसाइड, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रेस भी किया था, दबाया भी था इसको कि ये सामने नहीं आनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इट वाज अ माइलस्टोन टू अवेयर दी पीपल अबाउट डेंजर ऑफ पेस्टिसाइड्स। फिर उसके बाद खैर इसको भी सुना गया, पढ़ा गया, फिर इसके बाद मजीद भी चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेंजरस पेस्टिसाइड थे वो बैन कर दिए गए, जिसमें से डीडीटी भी है, इसको बैन किया जा चुका है। अच्छा, जब हम रिपीटेडली यूज करते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल में। कितने एक्यूमुलेट हो सकते हैं? सरप्राइजिंगली इन लार्ज अमाउंट, 10 to 112 kg पर हेक्टर। रिपीटेडली अगर पेस्टिसाइड यूज करते जाए तो इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं 10 to 112 kg पर हेक्टर। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो ये सॉइल में ही एक्यूमुलेट हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, डेफिनेटली सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी डैमेज करते हैं, सॉइल के अंदर जो पॉसिबल बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, जो लाइफ है, उसको भी ये इंटरफेयर करते हैं। पेस्टिसाइड्स जैसा कि पीछे आपने देखा, इनका केमिस्ट्री इनकी क्या है, क्लोरीनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, कार्बामेट्स हैं, दीज आर वेरी स्टेबल, दे नीड्स years and years to be degraded. So ultimately they are stable, they can travel, they can migrate, and they are ultimately added into the food chain. और सिर्फ फूड चेन में आके हमें इफेक्ट नहीं करते, ये दूसरे एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं जो वेजिटेशन पे होते हैं, और इवन बर्ड्स तक को अफेक्ट करते हैं। ईगल, हॉक्स और फाल्कन्स, इनके जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं या जो एग लेइंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। अच्छा, ये पेस्टिसाइड जो हैं ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि दे कैन काज कैंसर। और अब आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द कैंसर के कितने ज्यादा केसेस हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना, एवरी सेकंड हाउस इज अफेक्टेड बाय कैंसर। इस कदर ज्यादा केसेस है, कैसे लगता है कि हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं ये केस मौजूद है। हालांकि आज से 30 साल 40 साल पहले देखें तो ये रेशियो इतनी ज्यादा नहीं थी, अब बहुत ज्यादा ये रेशियो बढ़ चुकी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम इन्हीं चीजों को खाते जा रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड है। अच्छा, बहुत सारी अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो आपको इमेंस स्टडीज मिलेंगी जिसमें ये बताया होगा कि फलां चीज को टेस्ट किया पेस्टिसाइड निकला, फलां चीज को टेस्ट किया पेस्टिसाइड निकला। अच्छा, एक बंदे ने मुझे बताया कि इवन जो मदर मिल्क है ना, उसमें भी पेस्टिसाइड डिटेक्ट किए गए। अब देखिए, सबसे जो सेव्ड फूड है वो यही कंसिडर किया जाता है बच्चे के लिए कि मदर फीड जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो सेव्ड है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होगी। लेकिन इवन एक स्टडी में मदर फीड में भी पेस्टिसाइड डिटेक्ट किए गए। तो अब कोई भी जो फूड है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पेस्टिसाइड के बगैर है। ये इस कदर हमारा पार्ट बन चुके हैं फूड का और हमारी फूड चेन का कि अब ये हर फूड में ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। उसका ये बर्ड्स का मीट ले लें, उसको कर लें, आप वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, उनको कर लें, हर एक में पेस्टिसाइड मिलेंगे। पेस्टिसाइड से जो इफेक्ट्स हैं, दीज आर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट भी हैं, क्रोनिक भी हैं। एक्यूट आपको पता है कि जो फौरन से रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं, और क्रोनिक वो जो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सीवियर होते जाते हैं। तो एक्यूट जो इसके इफेक्ट्स हैं वो क्या है? रैशेस, ब्लिस्टर्स, ब्लाइंडनेस, नोजिया, डिजीनेस, डायरिया, और इवन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो तो सडन डेथ भी हो सकती है। और जो क्रोनिक इफेक्ट्स हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव हार्म्स, cancers, neurological and developmental toxicity, immunotoxicity and disruption of endocrine system, इस तरह की एग्जांपल्स इसमें मिलती हैं। अच्छा, ये लास्ट पे जो है ना, मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि माय होम इज ग्रीन, दिस इज एन अवार्ड विनिंग एनिमेटेड वीडियो। और बेसिकली ये जो है ना इंडिया के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे
पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे इलाके जो हैं वो पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट की वजह से बहुत बुरी तरह जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं। यानी वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो प्रॉब्लम्स में हैं बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये मूवी जो है ये भी मेरा ख्याल है इंडिया पर ही बनाई गई है, ये आपने जरूर देखनी है। ठीक ठीक। माई होम इज ग्रीन, ठीक है, एनिमेटेड मूवी है, बड़ी मजे की, आपने देखना है जरूर। इसमें उनका थीम यही है कि हाउ डेंजरस आर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कितने डेंजरस हैं।